नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का ऋग्वैदिक टॉपिक है। ऋग्वैदिक उस पर हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल कब से है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीले के साथ अक्सर युद्ध होता था। गौधन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन को चुनाव किया जाता जो बहादुर हो। अब है इसमें भी और है इसमें ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक राजन को किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणा क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम मिलता है। राजन एक कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में विधग का सबसे ज़्यादा महत्व था, बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आया। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे, समिति आम लोगों की संस्था थी। इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इस संस्था के बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल के मुख्य पेशा पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में एक अनाज यव का उल्लेख मिला है। ये लोग जो यव की खेती कबीला से करते थे, यह आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता था। इंद्र युद्ध का देवता कहा जाता था। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था। अग्नि आग का देवता होता था। उसके बाद है ऋग्वेद के पुरुषोक्त में ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई है। ऋग्वेद में 4 वर्णों की कल्पना की गई है, जिसमें लिखा गया है कि पहला वर्ण जो है वो ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा के मुख से पैदा कौन हुए? ब्राह्मण। क्षत्रिय जो हुए हैं वो ब्रह्मा के बाहु से हुए हैं। और वैश्य जो हुए हैं, वैश्य ब्रह्मा के जंघा से हुए हैं। और शूद्र की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के पैरों से हुई है। और ये चारों वर्णों की जो काम था बांट दिया गया था। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करवाना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, और वैश्य का काम करना था व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब आइए उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और आर्य पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे। उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। और हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी, खेरा आदि स्थानों पर लौह के युद्ध के अस्त्र शस्त्र विशेष मिले हैं। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरणतः क्या है? कुरु एवं भारत जन मिलकर कुरु जनपद का जन्म दे रहे थे। दुर्वस प्लस कृवि जन मिलकर पंचाल जनपद। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी तथा राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई। बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे, उस पर अब राजा के अनिवार्य कर में बदल दिया। मतलब कि बलि देने पर भी राजा को क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण बता दिए थे, वेद अध्ययन करना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम था व्यापार करना, और क्षत्रिय वैश्य दोनों यज्ञ को करने का अधिकार प्राप्त था। और शूद्र का काम था तीनों वर्गों की सेवा करना। ये तो बता चुके हैं। अब आ जाइए, महिलाओं तथा शूद्र के वेदों का अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का संतान क्षत्रिय होता था। वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था कि वैदिक काल में जो शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती है। अब ना बोर्ड
क्या कहते हैं बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। उस समय गाछ वृक्ष के नीचे बैठा के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, मौखिक शिक्षा दिया जाता था। शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष रहना पड़ता था। कितना वर्ष? 12 वर्ष। विद्यार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। अब अरुणि की कहानी। अरुणि वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता, वन और उघालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध था। इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य के में घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्र बस्ती है। क्या बस्ती है? ताम्र बस्ती। इमाम गांव कहाँ पाया जाता है? तो इमाम गांव है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में इमाम गांव पर। इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी झाड़ियाँ, छत फूस की बनी होती थी। यहाँ के लोग बर्तन का उपयोग करते थे जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति बनी होती थी। इनाम गांव में ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का था। एक आदमी को मकान में आंगन में मिट्टी के बने बंदूक से में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। मृतकों की मिट्टी का बर्तन, खाने पीने की वस्तु, औजार, हथियार, गहने की खुदाई में मिले हैं। मतलब कि मृतक जिस समय मतलब कि कब्र जो होता था, कब्र उसमें मृतक को दफना दिया जाता था और उसके जो प्रिय वस्तु होते थे उसके साथ उसको भी दफना दिया जाता था इमाम गांव में। अब प्रारंभिक राज्य। अध्याय कितना है? 7। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। अब फसलों पर लगाया जाने वाला कर महत्वपूर्ण है। उपज का 16वां भाग लिया जाता था। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मगध की दोनों राजधानियाँ राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थीं। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। क्वेश्चन पूछेगा मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। अब बिंबिसार जो थे कौन वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। कौन वंश के थे? हर्यक वंश। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल एवं लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी की राजकुमारी से क्या किया था? विवाह किया था। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। बिंबिसार का राज वैद्य जीवक था। वैद्य क्या होता है? चिकित्सक। क्या होता है? चिकित्सक दवाई देने वाले। बिंबिसार का राज वैद्य था। ये जीवक जो था बिंबिसार का क्या था? राज वैद्य था, चिकित्सक था। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर काशी प्राप्त किया। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजा बने थे। अजातशत्रु जो थे, अजातशत्रु ये दिल्ली की स्थापना किया था। अजातशत्रु और बिंबिसार क्या किया था? बिंबिसार की हत्या राजा बना। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके क्या बना था? राजा बना था। गलत हो गया लगता है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक बोला उदयन, अजातशत्रु का बेटा। उस समय जो हम बोल रहे थे कि अजातशत्रु जो थे, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। कौन था? अजातशत्रु का बेटा कौन थे? उदयन। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को माना जाता है, लेकिन बोलिए इसमें तो अजातशत्रु ही कभी कभी आपको मिलेगा। ये स्थापना किया था अजातशत्रु, लेकिन उदयन जो था इस पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक ना, हम सही बोल रहे थे। चलिए प्रमुख गणतंत्र जो था शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल,
कोलिय, मौर्य, ये सब क्या था, प्रमुख गणतंत्र राज्य था। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। 8 गणों का संघ था, मिलजुल कर विवाद निपटाया। हेड स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। मृत्यु मलेरिया से हुआ था। सिकंदर की मृत्यु किससे हुई, तो मलेरिया से। कहाँ में सिकंदर मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। बज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया था तथा मैत्री स्थापित कर दिया था। अंग जनपद बिहार में है। अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। चलिए आज तक यहीं रहने देते हैं, कल फिर पुनः लेकर आएंगे दूसरा चैप्टर। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग लाइक करिएगा तो हमको अच्छा लगेगा, और इसी तरह हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।